देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है प्रशासनिक केंद्र। तो देखिए चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर वर्ष में 12 महीनों बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। देखिए जो प्रशासनिक केंद्र है, प्रशासनिक केंद्र में बात हो रही है तंजावुर की, जो किसकी, चोल राजाओं की राजधानी थी। ठीक है, इसके पास कौन सी नदी, कावेरी नदी इसके पास बहती थी। ठीक है, राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती थी। कहाँ पर, तंजावुर में है ये वाला मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, इसकी बात यहाँ पर हुई। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। नगर के लिए जल की आपूर्ति जो है वो किससे, कुओं और तालाबों से होती थी। ठीक है, तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरियूर से बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र तैयार करते थे। कौन, जो तंजावुर और उसके निकटवर्ती जितने भी लोग मतलब वहाँ पर रहते थे, वो क्या करते थे, जो मंदिर में उत्सव होता था उसके लिए झंडे बनाने का कपड़ा, ठीक है, जो बढ़िया सूती वस्त्र होते थे वो सब क्या करते थे, ये लोग ही तैयार करते थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। क्या है, मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। देखिए तंजावुर जो है वो एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। यहाँ पर मंदिर ही मंदिर है, इसलिए इसको क्या बोला गया है कि एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नागरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करता था। नागरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए क्या करते थे, मंदिर बनवाते थे। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी थी। देखिए 12वीं शताब्दी में किसकी राजधानी थी, तो चौहान राजाओं की राजधानी थी। उसके बाद क्या हुआ, मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। क्या बन गया, सूबा मुख्यालय बन गया। ठीक है, यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उदाहरण प्रस्तुत करता था। सुप्रसिद्ध सूफी संत हैं, यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। देखिए जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, ये बहुत फेमस दरगाह है। कहाँ पर है, तो ये अजमेर है। ठीक है, अजमेर में है। अजमेर की बात यहाँ पर हो रही है कि जो सुप्रसिद्ध सूफी संत थे वो कहाँ पर थे, तो वो कहाँ पर रह गए थे, तो वो अजमेर में रहते थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर है वो है कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। देखिए लुप्त मोम तकनीक कौन सी होती थी, इस पे क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में। तो देखिए कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और टीन के मेल से बनती है। अब देखिए जो ये तकनीक थी उससे किस प्रकार की जो प्रतिमाएं हैं वो बनाई जाती थी। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिमा बनाई गई है वो श्री कृष्ण जी की बनाई गई है। श्री कृष्ण जी की प्रतिमा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कांस्य मूर्ति है जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते हुए दिखाया गया है। तो ये जो तस्वीर दिखाई गई है, बनाई गई है, ये किस तकनीक के द्वारा बनाई गई है, तो ये लुप्त मोम तकनीक के द्वारा बनाई गई है। अब देखिए लुप्त मोम तकनीक क्या होती थी, तो देखिए ये भी देख लेते हैं। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। कौन सी, चोलकालीन। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीपकर सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता था। देखिए किससे, मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी और उसको सुखाने के लिए क्या करा था, छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर जो मोम होता था उस मोम को बाहर निकाल लिया जाता था। ठीक है, मतलब जो मोम उसमें डाला गया था उसको गर्म करके वो मोम क्या होता था, बाहर निकल जाता था पिघल कर। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते से पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था। उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। तो देखिए जो लुप्त मोम तकनीक है वो किस तरीके से काम करती थी, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर छोटे नगरों का संजाल। क्या है, छोटे नगरों का संजाल। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा। अब देखिए इसमें जो एक पॉइंट आया वो था मंडी या फिर मंडपिका। क्या था, मंडी या फिर मंडपिका, वो किसको कहा जाता था, तो देखिए यहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए आते थे। कहाँ पर, जो मंडी जिसको बोला गया है, यहाँ पर जो आसपास के गांव के लोग होते थे वो क्या करने आते थे, अपनी उपज को बेचने के लिए आते थे। उनमें ऐसी गलियाँ थीं जहाँ दुकानें और बाजार थे जिन्हें हट
और बाद में हाट कहा जाने लगा। देखिए जो गलियां थीं जहाँ पर ये क्या करते थे, अपनी उपज को बेचने के लिए आते थे, वहाँ पर दुकानें और बाजार थे जिन्हें हट कहा जाता था। ठीक है, अब बाज़ारों में कर किस तरीके से था, तो देखिए बाज़ारों पर कर यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं। किसमें, राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख में लिखा गया है। देखिए कौन कौन से कर यहाँ पर दिए जाते थे। शक्कर और गुड़ पर होता था, रंग पर होता था, रुई पर, नारियल पर, नमक पर, सुपारी पर, मक्खन पर, तिल के तेल पर और जो कपड़े होते थे कपड़े पर जो कर थे वो लगाए जाते थे। ठीक है, बाज़ार में। अब देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पर है, इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीज़ें बेचने वालों पर, तेल पर, पशु चारे पर और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बड़े और छोटे व्यापारी। क्या है, बड़े और छोटे व्यापारी। तो देखिए व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा था, तो वो था मणिग्रामम और नाना देशी। कौन कौन से संघ थे, मणिग्रामम और नाना देशी संघ थे, जो किसके, बड़े और छोटे व्यापारी, मतलब जो व्यापारी हैं उनका यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध जो व्यापारी हैं उनका संघ यहाँ पर बताया गया है। कौन सा है, मणिग्रामम है, और दूसरा कौन सा है, नाना देशी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है काबुल। क्या है, काबुल। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार हुए हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी में उनका यहाँ पर जिक्र हुआ है। देखिए काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। देखिए रेशम मार्ग से कौन जुड़ा हुआ था, तो काबुल और जो कांधार है वो रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। अब देखिए नगरों में शिल्प। क्या था, नगरों में शिल्प। बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बींद्री रख दिया गया। क्या रख दिया गया, बींद्री रख दिया गया। जो बीदर के शिल्पकार थे उनके बारे में बात की गई है कि वो इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि उन शिल्पकारों का नाम क्या रख दिया गया, बींद्री रख दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पांचाल। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। तो इनको क्या कहा गया, इन पांचों को क्या कहा गया, पांचाल कहा गया। ठीक है, अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए जो व्यापार यहाँ पर हो रहे थे, जिन जिन शहरों से सबसे ज़्यादा व्यापार हुए हैं उन शहरों को यहाँ पर मैप में दर्शाया गया। देखिए एक तो सबसे पहले यहाँ पर काबुल ही है। ठीक है, काबुल है। अब देखिए जो सबसे मेन इस चैप्टर में है तो वो है आपके सूरत। ठीक है, पहला कौन सा है, सूरत है, मसूलीपट्टनम है, हम्पी है। अब देखिए हम्पी के अंदर ही यहाँ पर देखिए महाबलीपुरम, मद्रास, ठीक है, इन सब के ऊपर बात होगी, तंजावुर, उरैयूर। ठीक है, ये सब क्या हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रशासनिक केंद्र जो थे, वाणिज्यिक केंद्र जो सबसे ज़्यादा थे, उनके बारे में यहाँ पर बात हुई है। इस मैप के अंदर जो चीज़ें दिखाई गई हैं, अब देखिए जो सबसे मेन इस चैप्टर में बात हुई है वो सूरत, हम्पी और मसूलीपट्टनम से हुई है। ठीक है, इन तीनों के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो अब देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपका आता है वो आता है हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। कौन सा, हम्पी नगर। ठीक है, हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। जो किलेबंदी करवाते थे सैनिकों से, जो किलेबंदी करवाते थे लोगों के आक्रमणों से बचने के लिए, तो वो यहाँ पर क्या थी, बहुत उच्च कोटि की थी। देखिए नेक्स्ट है, हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदाबाद, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। देखिए जो हम्पी का विनाश है वो कैसे हुआ, तो शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद। किसकी, विजयनगर की जब पराजय उनसे हो गई तो हम्पी का भी यहाँ पर विनाश हो गया। ठीक है, अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट है देखिए सूरत। सूरत जो पश्चिम का प्रवेश द्वार जिसको कहा जाता है। ठीक है, सूरत मुगल काल में कैबे, जो आज का खंबात है, और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिम व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। जो सूरत है ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। मतलब उस समय पर जो सूरत है वो क्या था, ओरजमुखी की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए क्या था, एक मुख्य द्वार था।
सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री यहीं से रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहां डच, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के कारखाने और माल गोदाम हुआ करते थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। जो बंदरगाह था सूरत में, उस पर क्या था, 100 जहाज बोला गया, औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डालकर खड़े देखे जा सकते थे। मतलब इतना ज़्यादा सूरत में क्या होता था, वाणिज्यिक केंद्र था। मतलब सबसे ज़्यादा क्या किए जाते थे, यहाँ पर व्यापार किया जाता था। ठीक है। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे। आज भी सूरत जो है वो एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। देखिए कपड़ा जो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पर, वो सूरत में ही देखने को मिलता है। ठीक है, वाणिज्यिक केंद्र है सूरत। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो इसमें पॉइंट था हुंडी। हुंडी किसको कहा जाता है, तो एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है, उसको क्या कहा जाता था, तो उसको हुंडी कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए यहाँ पर मसूलीपट्टनम। तो देखिए मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया। मसूलीपट्टनम का जो किला है वो हॉलैंड वासियों ने बनाया था। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हैं, जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे वही पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आलतू फालतू की कोई भी थ्योरी यहाँ पर आपको नहीं कराई जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है नए नगर और व्यापारी। क्या है, नए नगर और व्यापारी। अब देखिए 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्य से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। जो लोग देखिए, जो सबसे ज़्यादा देश आते थे यहाँ, वो मसालों के लिए और कपड़ों की तलाश में ही सबसे ज़्यादा आते थे। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर कहे जाते हैं। ठीक है। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। अब देखिए ब्लैक टाउन्स किनको कहा जाता था, तो देखिए ब्लैक टाउन्स क्या होते थे, ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया था। मतलब जो शिल्पकार व्यापारी थे, जो क्या करते थे, बुनकर होते थे, कारीगर होते थे, उनको क्या करा इन्होंने ब्लैक टाउन्स में, किसमें, ब्लैक टाउन्स इनके रहने की जगह होती थी, वहाँ पर सबको स्थानांतरित कर दिया। जबकि जो गोरे शासक होते थे, गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। मतलब जो कारीगर होते थे उनको तो इन्होंने ब्लैक टाउन्स दे दिए उनको रहने के लिए, उनको काले लोग ये कहते थे, और जो खुद को गोरे बताते थे ये क्या करते थे, ये कोठियों में अपना आवास बनाते थे। तो जो कंपनी के लिए काम करते थे, कारीगर थे, सौदागर थे, उनको इन्होंने क्या किया, ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है वास्को डी गामा। अब देखिए यहाँ पर दो लोगों की बात हुई है, वास्को डी गामा और दूसरे हैं कोलंबिया। क्या है, कोलंबिया। तो देखिए यहाँ पर वास्को डी गामा की देख लेते हैं पहले। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है वास्को डी गामा, तो देखिए इसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो दो लोग दिए गए हैं वास्को डी गामा, और नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो है कोलंबस। इनकी बात की गई है क्योंकि ये भी जो भारत की इन्होंने खोज की, भारत ये आए,
ठीक है, रास्ता खोजते खोजते। तो ये किस चीज़ के, ये भी व्यापार के चक्कर में ही यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो पहले वास्को डी गामा के बारे में बात कर लेते हैं। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए कैप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। किसको? वास्को डी गामा को। ठीक है, वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष ही पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन को लौट गया। जब पहली बार वास्को डी गामा आया था तो वहाँ उस चीज़ की बात यहाँ पर की गई है। तो 1498 में वो कहाँ पर पहुँचा? कालीकट के तट पर पहुँचा और अगले ही वर्ष वो पुर्तगाल वापस लौट गया। ठीक है, सिर्फ इतनी ही बात वास्को डी गामा के बारे में यहाँ पर दी गई थी। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन है? क्रिस्टोफर कोलंबस। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि जो पृथ्वी है वो गोल है, इसलिए पश्चिम की ओर चलने पर भी भारत पहुंचा जा सकता है। मतलब ये सोचे कि पृथ्वी जो है वो गोल है, मैं पश्चिम की तरफ जाना शुरू करता हूँ, पश्चिम की तरफ जाने पर भी मुझे भारत मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1492 में 1492 में वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुंच गए, इसीलिए वेस्ट इंडीज़ का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। जब ये पश्चिम की ओर चलना शुरू हुए तो 1492 में कहाँ पर पहुंच गए? ये वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुंच गए, इसीलिए जो वेस्ट इंडीज़ आपने नाम सुना होगा तो उसका नाम इसी भ्रांति की वजह से पड़ा है। ठीक है, तो देखिए जो 2 लोग यहाँ पर जो भारत में आए थे व्यापार के लिए, उनके बारे में इस चैप्टर में दिया गया था, वो भी मैंने आपको यहाँ पर करा दिया है। ठीक है, तो देखिए आज के सिर्फ इतने ही पॉइंट्स थे जो इस चैप्टर से कवर हुए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।